इतिहास के अनूठे संसार में आपका स्वागत है मित्रों। इतिहास पाठ में हम बात करेंगे कुषाणों की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, कुषाणों के सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि कुषाणों का किस तरह भारत में प्रवेश हुआ, किस तरह वे यहाँ पर स्थापित हुए। हमने कुछ कुषाण राजाओं की बात की। फिर हमारे सामने एक बड़ा नाम आया, कनिष्क का। हमने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि की चर्चा की। हमने कनिष्क के धर्म की चर्चा की। आज हम कनिष्क के विद्या प्रेम से अपनी बात आरंभ करेंगे। कनिष्क भारतीय इतिहास का एक विद्या प्रेमी सम्राट था। उसने अपनी राजसभा में विद्यानुरागियों को आश्रय देकर भारतीय विद्याओं के विकास में भारी योगदान दिया। उसके समय का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष उसके समय का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष अपनी कृतियों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। बौद्ध जनश्रुति है कि कनिष्क उसे पाटलिपुत्र से लाया था। वह कवि, दार्शनिक, उपदेशक व नाटककार था। उसका लिखा हुआ महाकाव्य बुद्ध चरित संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अनेक विद्वानों का मत है कि इस महाकाव्य ने महाकवि कालिदास की रचनाओं पर भी अपना प्रभाव डाला है। बुद्ध चरित में 17 सर्ग हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। भारतवर्ष में प्राप्त बुद्ध चरित के अंतिम 4 सर्ग चीनी प्रति में नहीं मिलते। अश्वघोष का दूसरा काव्य सौंदरानंद है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होना वर्णित है। सारिपुत्त प्रकरण अश्वघोष का नाटक है। इसमें 9 अंक हैं। यह नाटक संस्कृत नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुकूल है। इस समय का प्रसिद्ध विद्वान एक और विद्वान नागार्जुन था, जो ब्राह्मण था और विदर्भ का रहने वाला था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था और महायान का प्रबल प्रचारक बन गया था। उसने अपने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। मित्रों, पश्चिम के दार्शनिक, पश्चिम के विद्वान, पश्चिम के इतिहासकार और पश्चिम के वैज्ञानिक, वैसे तो दार्शनिक भी एक वैज्ञानिक होता है, इतिहासकार भी एक वैज्ञानिक होता है। विज्ञान उस अर्थ में, जिस अर्थ में भारत विज्ञान को समझता है। विज्ञान को साइंस मत मानिए, इतिहास को हिस्ट्री मत मानिए, दर्शन को फिलॉसफी मत समझिए। ज्ञान नॉलेज नहीं है। इस अर्थ में यदि हम देखें तो सापेक्षवाद का सिद्धांत भारत में बहुत पहले आ गया था। नागार्जुन शून्यवाद का प्रचारक था। कुछ विद्वानों का मत है कि नागार्जुन के शून्यवाद ने शंकराचार्य के माया सिद्धांत को प्रभावित किया था। वसुमित्र भी एक प्रसिद्ध विद्वान था। उसकी अध्यक्षता में कनिष्क के समय की चौथी बौद्ध संगीति हुई। यानी उसकी अध्यक्षता में कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई। कनिष्क के समय की तो पहली ही बौद्ध संगीति थी। इसने बौद्ध धर्म पर विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी हैं। इस युग के एक और विद्वान पार्श्व का नाम आता है। पार्श्व के अलावा एक नाम संघरक्ष का भी आता है। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। चरक का ग्रंथ चरक संहिता
भारतीय आयुर्वेद की एक अमूल्य निधि है। इस प्रकार कनिष्क का काल संस्कृत साहित्य के संवर्धन का काल था। काव्य, नाटक, दर्शन और आयुर्वेद के अच्छे अच्छे ग्रंथों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था। कनिष्क के समय काव्य, नाटक, दर्शन, आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ लिखे गए कनिष्क के समय। कनिष्क को निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में यानी पेशावर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों का एक भवन बनवाया था, जिसे हम टावर कह सकते हैं आज की भाषा में। आज की भाषा में तो वैसे टावर का मतलब मोबाइल टावर से हो गया है, लेकिन आप इसे एफिल टावर समझ सकते हैं। इस पर लोहे का एक बड़ा छत्र स्थापित किया गया। 6ठी शताब्दी में आने वाले चीनी यात्री सांग्यून ने लिखा है कि उसके समय तक यह टावर 3 बार आग से नष्ट हो चुका था और तीनों बार धर्मात्मा राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इसी के समीप एक सुंदर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया। 9वीं अथवा 10वीं शताब्दी तक यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। मगध का राजकुमार वीरसेन इसी बौद्ध विहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। फाहियान और वेनसांग ने इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने इसका कनिष्क चैत्य के नाम से उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक नगर की और पुरुषपुर में कनिष्कपुर नामक स्थान पर एक दूसरे नगर की स्थापना की। उसने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों को सुसज्जित करवाया। ये नगर उसके साम्राज्य के प्रसिद्ध कला केंद्र थे। कनिष्क के समय से पहले हीनयान बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। जब कभी महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती थी तो उनके घोड़े, छत्र, सिंहासन अथवा चरण पादुकाओं का सहारा लिया जाता था। लेकिन कनिष्क का समय आते आते महायान धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी प्रारंभ हुई। महायान ने कला को प्रोत्साहन दिया। कनिष्क के समय में महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण होना आरंभ हुआ। इस समय जो मूर्तियां बनी उनमें से अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभाव का सम्मिश्रण है। इस प्रभाव के अंतर्गत बनी मूर्तियां अधिकांशतः गांधार प्रदेश में पाई गई हैं। इसीलिए उस प्रदेश की कला को गांधार कला नाम दिया गया है। ये मूर्तियां स्लेटी पत्थर की हैं। बाद की मूर्तियां लाइम प्लास्टर, स्टूको और धातु की भी हैं। इन मूर्तियों का विषय बौद्ध अथवा भारतीय है, परंतु उनके निर्माण में यूनानी शैली दिखाई देती है। इसलिए गांधार कला को इंडो ग्रीक बौद्ध कला भी कह देते हैं। इस काल के कलाकारों ने मूर्तियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को प्रदर्शित किया है। कलाकारों ने मूर्तियों के माध्यम से महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया है। महात्मा बुद्ध के जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण संबंधी अनेक मूर्तियां बनाई गईं। अपेक्षाकृत महायान संप्रदाय के अंतर्गत विकसित बोधिसत्व परंपरा को भी स्थान दिया गया मूर्ति कला में। बहुत सी मूर्तियां महात्मा बुद्ध को अति मानवीय रूप में प्रदर्शित करती हुई बनाई गई। इन सब के विषय भारतीय हैं। महात्मा बुद्ध को जिन मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है वे मुद्राएं भी भारतीय हैं, जैसे ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा आदि। यद्यपि ये विषय भारतीय हैं, लेकिन इन्हें उत्कीर्ण करने की जो शैली है वह यूनानी या रोमन
प्रभाव से युक्त है। महात्मा बुद्ध का आकार प्रकार यूनानी देवता अपोलो जैसा लगता है। उनके शरीर पर जो वस्त्र और अलंकार हैं वे भी विदेशी हैं। इन मूर्तियों में पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ है। मूर्तियां मोटे वस्त्रों से ढकी हुई हैं। मूर्तियां बहुधा मांसल हैं। उनके होंठ मोटे हैं तथा आंखें दूर तक खिंची हुई हैं। महात्मा बुद्ध के भाल पर ऊर्ना है और उनके शीश पर ऊष्णीश, ऊष्णीश माने जूड़ा। वे कभी कभी सिंहासन पर आसीन भी दिखाए गए हैं। कभी कभी उनके पैरों में चप्पल भी दिखाई गई है, खड़ाऊ कहते हैं उसको। यह निश्चित रूप से विदेशी प्रभाव का परिणाम है। यह का मतलब यहाँ है ये मूर्तियाँ, पूरी मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त नहीं है। भारतीय प्रभाव तो है ही उनमें, लेकिन यूनान का और रोम का प्रभाव भी उनमें दिखाई देता है। मूर्तियों के मुखमंडल के चारों ओर जो प्रभा मंडल बनाया गया है वह बिल्कुल सादा है। उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। सारांश रूप में गांधार के कलाकारों ने शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर अधिक बल दिया है। उनकी कृतियों में आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव है। इन कारणों से गांधार कला भारत में लोकप्रिय नहीं हो सकी, क्योंकि भारतीय स्वभाव से आध्यात्मिक और भावुक हैं। बहुधा गांधार कला के अंतर्गत बनी हुई बुद्ध की मूर्तियों के शीश केशयुक्त अथवा अलंकृत दिखाए गए हैं। कलाकारों को यह ध्यान रखना चाहिए था कि महात्मा बुद्ध ने अपना शीश मुड़वा दिया था। इसी प्रकार के दोष बोधिसत्व की मूर्तियों में है। गांधार कला के अंतर्गत निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध के मुख पर कहीं भी आध्यात्मिकता अथवा विश्व कल्याण की भावना प्रकट नहीं होती है। उनकी मुख मुद्रा या तो अत्यंत कठोर बन गई है या स्त्री सुलभ मृदुल बन गई है। उनके शरीर पर व्यर्थ का आडंबर दिखाया गया है। परिणाम यह हुआ कि गांधार मूर्तियों में न तो व्यक्तित्व का सत्य है और न भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वे मशीन की सी बनी हुई मालूम होती है। गांधार कला के अंतर्गत बने स्तूपों की गांधार कला के अंतर्गत बने स्तूपों की प्रमुख विशेषता है उनकी ऊंचाई। स्तूपों को अधिक ऊंचा आकार देने के निमित्त कलाकारों ने अब उनका निर्माण कृत्रिम चबूतरों पर करना प्रारंभ कर दिया और अधिक ऊंचाई देने के लिए कलाकारों ने स्तूपों पर एक छत्र भी लगाना प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, हमने देखा कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का जो रूप स्वरूप था वह कठोर नहीं रहा। वह कठोरता को त्याग चुका था और जो महायान शाखा निकलकर आई बौद्ध धर्म से, वैसे तो ये जो महायान शाखा है, इस शाखा के लोगों ने स्वयं ही अपना नाम महायानी और अपने जो विचार प्रवाह का नाम, अपनी विचारधारा का नाम महायान रखा। और जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर कठोरता से टिके हुए थे, उनके लिए हीनयान काम में लिया। तो कनिष्क के समय ये जो परिवर्तन आया, जैसे संस्कृत भाषा में बहुत काम हुआ, यह परिवर्तन उसकी मूर्ति कला में दिखाई देना चाहिए था। उसके समय में जो मूर्तियां बनाई गई उनमें दिखाई देना चाहिए था, लेकिन चूंकि मूर्तियां गांधार में बनी थी, इसलिए वहाँ ग्रीक या रोमन प्रभाव आना स्वाभाविक था। वह प्रभाव आया और मूर्तियां वैसी नहीं बन पाई जैसी वे बननी चाहिए थी। फिर भी इन मूर्तियों का उल्लेख पूरी दुनिया की जो चित्रकला की पुस्तकें हैं या मूर्ति कला की पुस्तकें हैं या स्थापत्य कला की पुस्तकें हैं या कला की ही पुस्तकें हैं, तो उनमें होता है। मूर्ति कला का अलग से पाठ दिया जाता है और उसमें भारतीय गांधार कला का उल्लेख होता है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हम फिर मिलेंगे
हमारी फिर मुलाकात होगी। इस सफ़र को हम आगे भी जारी रखेंगे। हम दोबारा से मिले, हम फिर कुषाणों की ही बात करें। तब तक के लिए आप अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।